आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी औरंगजेब साहब से भी मैंने बात की है कि हमें टैरिफ बोर्ड और इन मेजर्स को रेवेन्यू जनरेशन कम बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा देखना चाहिए। अगर आपके नंबर्स आपने पूरे करने हैं तो आप बस प्लस माइनस यहाँ 2% कर दें या 4% कर दें या 6 कर दें, ये करके अगर आपने वो नंबर गेम पूरा करना है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी इंडस्ट्री पे है, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे आता है। तो ये नंबर्स यहाँ तो बड़े आसान लगते हैं कि हमने शायद अगर 8 ट्रिलियन का या 12 ट्रिलियन का हदफ हासिल करना है तो उसके अंदर आपके पास यही रास्ता है और तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम जिस चीज़ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको अगर आप स्ट्रेस में लाएंगे जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो मुमकिन तौर पे ये फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि प्रॉब्लम में आएगा। और इसी चीज़ को अभी मैंने उनको रिकमेंड किया है कि जो टैरिफ बोर्ड के बाद जब ये मनी बिल का हिस्सा बनने जाएगा तो वहाँ पे हमारी जो एक एनॉमली कमेटी है जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री को अभी तक नहीं रखा गया है माजी में, तो वहाँ जो फैसले होते हैं शायद अगर हमने जो प्रपोज़ किया भी होगा तो शायद वो मुमकिन तौर पे नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा एनॉमली कमेटी के अंदर फाइनेंस की उस कमेटी के अंदर कॉमर्स की शिरकत भी होगी, इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी होगी, क्योंकि हमसे मुंसलिक ये पूरा सेक्टर है। आपकी इंटरेक्शन जो चेंबर्स की है, एसोसिएशंस की है, ऑर्गेनाइजेशंस की है, आपकी जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी की है, उनका इंटरेक्शन पाकिस्तान के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा होता है और कॉमर्स मिनिस्ट्री उसको ओन करती है और उसकी सेंसिबिलिटीज़ को और उनके इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। आप वहाँ तो फिगर्स चेंज करेंगे लेकिन उसका इम्पैक्ट किस सेक्टर पे आएगा वो हमें पता है। तो बेहतर है कि अगर हम उसमें ऑन बोर्ड हों, जो कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पहली दफ़ा शायद उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड होगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करें। और ये मैं आपको अश्योरिटी इस बात की इसीलिए देता हूँ कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक जो वॉइस है और एक प्लेटफॉर्म है वो बिज़नेस इंडस्ट्री की, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि माजी में कितना ओन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम भी खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर आपका केस प्ली करना बड़ा मुश्किल है किसी और सेक्टर को, क्योंकि बाकी सेक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड इससे नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात आती है तो सवाल हमसे होता है कि जी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहे। हम तो ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना पावर करते हैं, ना इंडस्ट्री हमने डेवलप की है, ना कुछ है, लेकिन हम इस पूरी पॉलिसी में शामिल हैं, डायरेक्टली स्टेक होल्डर हैं। लेकिन अगर फाइनेंस की अगर तरफ से अगर चीज़ें आ रही हैं, पावर की तरफ से अगर महंगाई बढ़ रही है, गैस की तरफ से अगर रेट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप पावर को उठा के आपने 15-16 सेंट पे जाके रख दिया है, इसी तरह गैस को आपने 12-13 सेंट पे जाके रख दिया है, तो एक्सपोर्ट तो उन्हें बढ़ना ही नहीं है और नहीं इंडस्ट्री ने सर्वाइव करना है। तो आप वो सारी चीज़ें जब ठीक कर दें, ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी ठीक हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो जाएगी, माहौल भी ठीक हो जाएगा। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को अभी स्टेक होल्डिंग में डिसीजन पावर भी साथ साथ इसका इसी तरह ज़रूरी है बजट में, जिस तरह की बाकी चीज़ों में दूसरों का है। अगर ये नहीं होगा फिर डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस होगा। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे बड़े उन्होंने अपनी पूरी यकीन दहानी भी कराई है कि इन सारे चीज़ों में हमने बिज़नेस कम्युनिटी को हर लिहाज से उनका स्टेक और उनको एतमाद में लेके आगे ही चलना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। यकीनी तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चैलेंजिंग भी हैं, मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, एज ए मुल्क भी हमारे लिए हैं, लेकिन हमने इनको टाइम टू टाइम हर लिहाज से एड्रेस किया है। बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ कही हैं, मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करूँ, क्योंकि टैक्स नेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ख़ासकर अभी जैसे बिजली के नरखों में हम बारी आती है कि एक वो बर्डन जो इंडस्ट्री अपने सर पे उन्होंने लिया हुआ है क्रॉस सब्सिडी का, जो कि उन पे बिल्कुल नहीं बनती है। अब ठीक है, किसी और की इनएफिशिएंसी को आप उन लोगों पे तो ना डालें जो बेसिकली अपने काम को ठीक कर रहे हैं या अपनी बिज़नेस को ठीक कर रहे हैं। तो अगर पूरे मुल्क में अगर बाकी डिस्कोस हैं जो अपनी फंक्शनैलिटी में 70-80% अगर उनमें पिलफरेज है, नुकसान है, लॉसेस हैं, तो वो अगर बराबर करके ठीक है जी कौन सा सेक्टर उस पर जाके डाल दें, तो ये कोई नामुनासिब तरीक़ेकार है। जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई, जिसमें औरंगजेब साहब हैं, सरदार ओवैस लगारी साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं और हमारे साथ साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो यही है कि हम एक ऐसे टैरिफ प्राइसिंग स्ट्रक्चर की तरफ आएँ जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो।
वो एक्सेप्टेबिलिटी ऐसी हो जो सस्टेनेबिलिटी दे मार्केट को। देखिए, एक चीज़ जो मैं भी इस पे बड़ा प्रोपोगेट कर रहा हूँ और आपकी आवाज़ बन के ही आगे कर रहा हूँ, उन स्टेक होल्डर्स के साथ भी कर रहा हूँ कि हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ऑलरेडी अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो तकरीबन जिसको 18 या 20 अरब डॉलर के या 22 अरब डॉलर के एक खास सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट की नहीं कर रहा, अगर वो 8-9 बिलियन पे बैठी है तो अभी करना क्या चाहिए? क्योंकि 1.5-2 साल पहले, जैसे टेक्सटाइल की मैं बात करूंगा कि अगर टेक्सटाइल 1.5-2 साल पहले अगर 17-18 अरब डॉलर पे थी और आज अगर 11-12 पे है, तो अब क्या करें? क्या आप इसको वापस 18 पे ले जाएं या हम इसको जो 11 से है वो 8 या 7 पे ले जाएं? तो जाहिर बात है कि अगर आप उसको 7-8 पे ले जाएंगे तो आपके मुल्क के अंदर जो डॉलर का इनकम है वो भी कम हो जाएगा, आपकी मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी हिट होगी, और जिन लोगों ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है पिछले 1-1.5-2 सालों में, वो इस 22% में भी फंस जाएंगे जो बैंक इंटरेस्ट में उन्होंने देना है। सो सबसे बेस्ट तरीका है पाकिस्तान के माला हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो यही है कि हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को एक सपोर्टिव प्राइस दें एनर्जी के हवाले से, ताकि उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, क्योंकि हमें इस स्टेज पे तो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, परफॉर्मेंस तो आगे की बात है। ये ब्रीदिंग स्पेस ही अगर थोड़ी सफोकेट हो जाएगी तो चैलेंजिंग ये होगा कि बजट के बाद चीज़ें फिर और डिक्लाइन की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी। तो ये एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं और बार बार जो जितनी भी मीटिंग्स उनकी हुई हैं वो इसी बात पे हुई है कि हम एक ऐसा फार्मूला लाएं जिससे हम इस पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री को आगे की तरफ ले जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाए का साइज़ आप बढ़ाएंगे, आपका टैक्स नेट बढ़ेगा। पाई का साइज़ आप जितना श्रिंक करेंगे, आपका टैक्स रेवेन्यू उतना नीचे जाएगा। तो ये बस एंड में यही शायद रह जाएगा कि 100% टैक्स लगा दें तो किसी ने काम पे नहीं करना। ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी 12%, 22, 21, 20% पे जो पैसा आपका जिसने मार्केट के अंदर अभी सर्विस में या रिवॉल्विंग हो रहा था वो बैंक्स में पार्क हो गया है, जो कि बड़ा आइडियल इन्वायरमेंट नहीं है अगर हमने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को और अगर हैवी इंडस्ट्री को, मीडियम इंडस्ट्री को, मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। साथ साथ आपकी कुछ चीज़ें जो रीजनल एक्टिविटीज़ की हैं, मैं अग्री करता हूं कि टीडैप की रीवैम्पिंग बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी टीडैप लाहौर की मीटिंग करके उसके बाद इधर आया हूं। कराची में भी मैंने 1-2 मीटिंग्स ली हैं कि एक ज़माना था टीडैप की फंक्शनैलिटी जो है वो कराची तक इसीलिए ज़्यादा महदूद थी क्योंकि 30, 35, 40 साल पहले बीइंग अ पोर्ट सिटी एक्टिविटीज़ वहाँ ज़्यादा थी, इंडस्ट्री वहाँ ज़्यादा थी। लेकिन इन 30-40 सालों के अंदर नॉर्थ की तरफ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो टीडैप का यहाँ पे फंक्शनैलिटी लाहौर पंजाब के अंदर इसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ हम इस ऑप्शन पे भी ज़रा देखें कि हमें क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे पाकिस्तान को एज ए टीडैप देखे, या हम इसके एक रीजन डेवलप कर लें जो एक नॉर्थ एंड साउथ का रीजन हो ताकि फोकस काम हो। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि अगर यहाँ बैठ के आपके एक बड़ा छोटा सा ऑफिस हो जो सारे मैटर्स को देख रहा हो नीचे से, और वहाँ भी कैपेसिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ों के बड़े चैलेंजेस वहाँ हैं। तो इन चीज़ों पे भी इंशाल्लाह हमारी बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग टीडैप की होगी। इसको भी मैंने फील खुद किया है कि यहाँ पे अभी आपका जो स्प्रेड ऑफ बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो गया है और वो फिर उसी लेवल का एक फोकस अटेंशन भी मांगता है टीडैप को जो देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसी के साथ साथ फिर हमने ईडीएफ को किस तरह ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी जो इंडस्ट्री है उसको हम फैसिलिटेट इस फंड से करें। ये कोई पीएसडीपी की या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सेक्टर नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत है कि इसका पूरा फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी फील्ड में इसको वापस रिकॉन्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसी तरह एसआरओस पे आपने बात की है, कुछ बड़े, तो एक अभी मीटिंग है, कमेटी है जिसको मैं खुद हेड भी कर रहा हूँ, उसमें तकरीबन बिज़नेस कम्युनिटी के सारे लोग भी हैं, एफबीआर है, स्टेट बैंक है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है, जो मुतलका बाकी जो हमारे फूड इंडस्ट्री है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसका, और हमारी तकरीबन कोई 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं
उसकी वर्किंग ग्रुप्स ने भी अपनी बड़ी डिटेल में मीटिंग्स की हैं, जो एक मैंने परसों भी की थी, कि वो सारे इश्यूज़ जो इंडस्ट्री के हैं हमने सबको बिठाया, बहुत सारों को जूम पे भी हमने लिया कि हम आइडेंटिफाई कौन कौन से सेक्टर्स हैं उन सब को हम करें, हमने किया। और मिनिस्ट्री से इनपुट जिसमें ज़्यादातर IRS के बहुत इश्यूज थे, GST के भी हैं, BR के भी हैं, कुछ आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया। कुछ कॉमर्स के हवाले से भी थी, इंडस्ट्री के हवाले से भी बहुत सारी हैं, उन सब को, पोर्ट एंड शिपिंग भी उसके अंदर है। तकरीबन वो हमारी कंपाइलेशन हो चुकी है और ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को हमने उसके अंदर रखा और उन पर डिसीजंस लिए जाने के लिए रिकमेंडेशंस दी, जो कि अभी फ़ाइनल तरतीब होगी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में या 3-4 दिनों में मेरी अभी कोशिश होगी, क्योंकि वो हमारी वर्किंग टीम थी, टेक्निकल टीम ज़्यादा थी, अब वो हम तकरीबन 4-5 मिनिस्टर्स बैठ के फाइनली उस रिपोर्ट को फिर सबमिट करेंगे टू द प्राइम मिनिस्टर के बजट से पहले। ये वो रिकमेंडेशंस थी जो तकरीबन 5-6 सिटिंग्स हमने इंडस्ट्री के साथ की, स्टेक होल्डर्स के साथ की, चेंबर्स की रिकमेंडेशंस हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बहुत कहीं EDF का है तो कहीं एक्सपोर्ट फाइनेंस के हवाले से है, कहीं GST का है, रिपैट्रिएशन का है, स्टेट बैंक के एनॉमलीज़ का है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो इनको हम जहाँ जहाँ जितना जितना रिलैक्स कर सकते हैं उस हवाले से ये सारी रिपोर्ट इंशाल्लाह हमारी तरतीब होगी, उस रिपोर्ट के साथ जो कि एक एनर्जी प्राइसिंग की है, जो कि बिल्कुल एक अलग कमेटी है। सो ये 2 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब को सबमिट होंगी, जो कि टोटल कवर करती है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की उन सब डिमांड्स को, चैलेंजेस को और प्रॉब्लम्स को, जो कि एक तरफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है और दूसरा जहाँ पे ओवरऑल पॉलिसी उनको इफ़ेक्ट कर रही है। तो पॉलिसी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के ये इंशाल्लाह इस 1 हफ़्ते के अंदर ये सारी रिकमेंडेशंस जाएंगी, बाकायदा कंसेंसस के साथ जा रही हैं और सारे स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड ले जा रहे हैं ताकि हम इसको प्रेजेंट करें और ताकि ये सारी चीज़ें जो इन पिछले 1-1.5-2 माह में डिस्कशंस हुई हैं इनको हम सॉल्व करें। कुछ चीज़ें हैं आपकी, जैसे IT सेक्टर पे आपने काम के हवाले से बात की, तो कल पहली मीटिंग मैंने की थी ई-कॉमर्स काउंसिल की, जिसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी भी मेंबर्स हैं, बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी हैं, स्टेट बैंक भी उसमें है, BR भी है। ये कोई 3 साल बाद पहली मीटिंग इसकी हुई है और ये एक बहुत बड़ा पोर्टल है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। जितना हम इसको करें, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है एज़ कम्पेयर टू द रीजन, जहाँ पे लोगों ने बहुत ई-कॉमर्स को आगे की तरफ ले गए हैं। स्मॉल सेक्टर्स से लेके ट्रेडर्स से लेके बाकी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं ऑफ डिजिटल शेयरिंग एंड पेमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स, तो उस पर हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है। 3 साल बाद हुई है, बड़े लेट हुई है, लेकिन इंशाल्लाह उसका एक वे फॉरवर्ड हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। बाकी डेफिनेटली आपके जो, मेरा तो अपना एक बड़ा पर्सनल व्यू वैसे ही रहता है कि इंडस्ट्री के अंदर 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि एक उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बनती हैं। एक आपके बिग प्लेयर्स होते हैं जो कि बड़े लेवल पे इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी इंडस्ट्री के अंदर मीडियम लेवल और स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रेशो होता है, एक बड़ा शेयर होता है, क्योंकि हर आदमी एक टेक्सटाइल ओनर नहीं बन सकता, हर आदमी एक पावर प्लांट नहीं लगा सकता, हर आदमी रिफाइनरी नहीं लगाता। आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि अपने स्मॉल बिजनेसेस के फ़रोग़ के लिए भी काम करता है, और जब से दुनिया में ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट बढ़ा है तो स्मॉल मीडियम का कॉन्सेप्ट और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल, जैसे आप US में कभी आप जाएं अगर, तो आपको बड़ी हैरत होगी कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। उन्होंने शेल गैस या शेल ऑयल के कॉन्सेप्ट से अपना तेल का सिस्टम बड़ा बनाया। तो आप समझ रहे होंगे शायद जिस तरह पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैसिव हवाले से वहाँ ऑयल ड्रिलिंग हो रही होगी, कंपनीज़ कर रही हैं, जिस तरह सऊदी या कतर में है, वहाँ बड़ा डिफरेंट है। वहाँ स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, 2 वेल 3 वेल करके कॉम्प्रोमाइज़ करके और ये हज़ारों की तादाद में, और वो सब एक्यूमुलेटिव करके एक इनपुट दे रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अभी ग्लोबल ई ट्रेड के अंदर भी यही आ रहा है
कि जहाँ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स दुनिया में बहुत सारे होते हैं, मिल के ग्लोबल मार्केट को कवर कर रहे हैं थ्रू ई पोर्टल्स। जिस तरह हमने चाइना की मिसाल देखी है, अफ्रीका को एक लोग अभी देख रहे हैं, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इन सारी चीज़ों को हर लिहाज से, जहाँ तक आपने अपनी चीज़ों को कहा है, स्मगलिंग पे एक और मैं ख़ुद लीड करता हूँ उस एक कमेटी को, ख़ासकर जो हमारे बॉर्डर एरियाज से ईरान से और अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है, और फिर बीच में एक बहुत बड़ा काम था जो कि अफगान ट्रांजिट के हवाले से था, जिस पे केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियस स्टेप भी लिया था। इनकी तकरीबन हमने लिस्टें बनाई भी हैं जो कि वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल मार्केट को बड़ा हैम्पर करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग को करती हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड बाकी हैं। उसको डेफिनेटली उसकी कुछ प्रपोजल्स हैं जिनको बनाया गया है, और इंशाल्लाह उन पे कोशिश की जाएगी कि उनको कैटेगराइजेशन करके हम अपनी लोकल मार्केट को सिक्योर करें। और यही चीज़ हमारे टैरिफ बोर्ड में भी हो रही है, जो कि हम बार बार जिन एजेंडास पे देखते हैं कि हमने अपनी लोकल मार्केट प्रोडक्शन, वो लोग जो इस मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, साथ साथ इंपोर्ट के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको बड़े बैलेंस अंदाज में देखना पड़ता है। सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन या अपने रिसीट्स को बढ़ाने के लिए हम इसको नहीं देखना, लेकिन हमने प्रोटेक्शन भी देनी है, लेकिन साथ साथ प्रमोट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जी, चल रही हैं। और आपकी लास्ट जो रिक्वेस्ट थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यानी कि चेंबर्स के अंदर, ताकि अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं इस हवाले से, चूँकि ज़्यादातर तो प्रोविंशियल मैटर्स हैं, लेकिन चूँकि चेंबर्स का ताल्लुक डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है, मैं इस पे एक इनिशिएटिव ज़रूर लूँगा कि यस, कोई डेस्क ऐसा हो, कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो कि कम से कम चेंबर्स वहाँ तक जाएँ, आसानी हो और अपने मसाइल बताएं, उनको देखा जाए, और उनको फिर उनकी कम्युनिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री के साथ हो। तो एक लाइजो ऑफिस का कॉन्सेप्ट या इस तरह का जो भी एक बन सकता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर को हम किस तरह बना सकते हैं। जितनी आसानी होगी उतना अच्छा है। जिस तरह वैसी चेंबर्स में, इस्लामाबाद चेंबर जब गया था, तो मैं जब नीचे गया तो उनके पास 3-4 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, शायद यहाँ भी हो या ना हो, कि वो जिस तरह है तो वो आसानी हो जाती है, तो वो आपको ईज़ ऑफ वर्क में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। और बिज़नेस कम्युनिटी को थोड़ी आसानी इस तरह से है कि उनको अभी शहरों में और बाकी जगहों में बार बार नहीं जाना है, या हमारे दफ्तरों में भी बार बार आने का वगैरह जिम्मेदारियां छोड़ने का नहीं है। तो यस, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिप्रेजेंटेशन हो, किस तरह हो, उसका स्ट्रक्चर मैं सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, बताएं कि हम पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि चेंबर्स की भी बड़ी तादाद है, प्रोविंशियल वाइज रखें, जोन्स के हवाले से रखें, सिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी चेंबर हैं जहाँ शायद इतनी बड़ी तादाद ना हो, लेकिन मेन चेंबर्स को डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, इसी तरह बाकी जगह, इनको तो फोकस बिल्कुल करना चाहिए। ये बड़े एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड जगह हैं। ये डेफिनेटली आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, एंड इस पर इंशाल्लाह मैं एक्सपेडाइट करूँगा। एंड ऑफ द टाइम मैं सिर्फ यही जी कहना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इट्स ऑल देयर, हमारी ये जिम्मेदारी भी है, ये हमारा काम है कि हमने आपका केस बेसिकली आपका वकील जो है वो अभी हमें बनना चाहिए, रादर कि हम एक पोस्ट ऑफिस का काम करें। मैं अमूमन कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद माजी में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने काम किए हैं, इनके नहीं किए, लेकिन हमें वो पोस्ट ऑफिस एटीट्यूड से थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ी ओनरशिप खुद भी लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि जी फाइनेंस ने जो कर दिया, पावर ने जो कर दिया, इंडस्ट्री ने जो कर दिया, बस ठीक है जी इन्होंने कर दिया, हमारी तो कोई से नहीं है। तो वो स्पेस कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खुद अपनी लेनी होगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो स्पेस दी भी है। और इस तवस्सुल से ये नहीं है कि हमारे दूसरे कोलीग्स हमारे साथ तावन नहीं करें, भरपूर तावन कर रहे हैं। और उसके हवाले से एनर्जी की मिनिस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस हो, इसी साथ फाइनेंस हो, भरपूर तावन उनका हमारे साथ है। और इंशाल्लाह बाकी, लेकिन मैं आपको भी कहूँगा एक्सप्लोर करें, क्योंकि चाइना फैक्टर का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है, जहाँ पे वो अभी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी वो शेड अवे भी कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ पे उन्होंने ख़ास कर आपने देखा होगा वियतनाम में और कंबोडिया ने उसको थोड़ा उस अपॉर्चुनिटी को हासिल किया है। लेकिन उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी एक प्लग एंड प्ले की है, जिस पे हमारी बड़ी कमज़ोरी माजी में रही है।
लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को हुए हैं कि आज अगर कोई प्लग एंड प्ले करना चाहता है किसी EPZ जोन में, तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। यानी कि हमारे पास ना अभी तक गैस आई है, ना अभी तक पानी पूरा आया है, ना अभी तक बिजली आई है, ना रोड बना है, ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो कम से कम एक जोन ऐसा हम पकड़ें हर सूबे के अंदर, ताकि जो प्लग एंड प्ले के लिए रेडी हो। आप जाएंगे चाइना में जाके या दुनिया के किसी भी हिस्से में, अगर वो आपके वेंचर में आपके साथ हिस्सा डालना चाहते हैं उस EPZ जोन के अंदर, तो वो बोलेंगे जी अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम कहीं और जाएंगे जहाँ हो। और वो चीज़ें वियतनाम ने दी, कंबोडिया ने दी, हो सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ देंगी, हो सकता है बांग्लादेश दे दे और ज़्यादा। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है जिसको हम हाथ से जाने ना दें, कैप्चर करें, एक प्लान के साथ जाएं। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जा रहे हैं चाइना, उनका प्लान है, एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन जारी है। आई एम श्योर आप लोग में से भी बहुत सारे चेंबर्स के ऐसे लोग हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन गई होगी, अगर नहीं भी गई है वेरीफाई ज़रूर कराएं। ख़ासकर BOI जो है उसको लीड ले रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री बिल्कुल आपकी मदद करेगी। तो हर सेक्टर्स के लोगों को साथ ले जाने की ज़रूरत है, चाहे वो बड़े सेक्टर्स भी जाएं, मीडियम भी जाएं, स्मॉल मीडियम को भी जाने की ज़रूरत है, बड़े ट्रेडर्स को भी जाने की ज़रूरत है, बल्कि एग्रो फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड से जो लोग रिलेटेड हैं उनको बहुत जाने की ज़रूरत है, IT को जाने की ज़रूरत है। ये वो 2 सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ बहुत हमने देखी है इन पिछले 1.5-2 सालों में बड़ी है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े देर तक हमारी इस सियासी गुफ्तगू को बर्दाश्त की है। और लेकिन रेस्ट एश्योर मेरी कोशिश होगी कि इस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कराना ही मेरा एक मेन मकसद है। और इस गवर्नमेंट का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी यही है कि इस अगर इंडस्ट्री को अगर हमने ग्रोथ नहीं दी तो बाकी चीज़ों को ग्रोथ देना, फिर इनके बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे, फिर एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ओवरऑल एक जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको सस्टेन करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट से कहूँ कि सर वो कुछ बात करें। जी जी बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले मियाँ मिसबाह रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपने ख्यालात का इज़हार सर। आपको मैं लॉ चैम्बर में रखना करता हूँ, और पूरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लाहौर चैम्बर का वो फॉर्मर प्रेसिडेंट फील था। क्योंकि इनकी पूरी नज़र है जो स्टेट और इंडस्ट्री को इस वक्त मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह जरूर हल करेंगे। इस वक्त की सारी चैम्बर्स और FPCI लाहौर चैम्बर की तरफ देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर की हुकूमत है और ये इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल कर देगा। तो इसलिए कि हमारे 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट में से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं साहब साहब। माशाल्लाह हमारे दोनों फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, तो सब प्रेसिडेंट हमें फ़ोन कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट को फ़ोन कर रहे हैं, SPP को फ़ोन कर रहे हैं, बासित साहब को फ़ोन कर रहे हैं, शाहिद साहब को कर रहे हैं कि हमारे मसले हल कराएं, आपकी हुकूमत आ रही है। तो सर आपने हमें जो हमारी डिमांड्स हैं कोशिश करें कि वो मानी जाए ताकि लोग ये समझें कि सचमुच ही लाहौर चैम्बर की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब फॉर योर वेरी प्रिसाइज कमेंट्स। मियाँ मोहम्मद अली साहब। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। जनाब मिनिस्टर साहब सिर्फ 2-3 कमेंट मैं भी करूँगा क्योंकि जल्दी में हम तैयारी भी नहीं कर सके, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जिस रश डाउन से आपको मुताबिक पेश की और तैयारी की, आई मस्ट अप्रिशिएट प्रेसिडेंट साहब। आपने किसी का मौका नहीं दिया अपना जाम साहब को अपनी स्पीच इनको देने का, काफ़ी आपने दरिया कुजे बंद कर दिया रियली। मेरे ख्याल में ऐसा बेटर रह गया। और उसके बाद जनाब मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी मैं समझ डिटेल में अपना विजन दिया। और मिनिस्टर साहब ये 100 साल से ज़्यादा पुराना चैम्बर है, हम भी यहाँ पे 20-25 साल से 30 साल से आ रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा कभी भी यहाँ पे कि टेम्परेचर 46 हो और कोई मिनिस्टर यहाँ पे और वो ये चीज़ शोज़ कि आप इसमें बड़ा कंसर्न इसमें आपका है। और दूसरी बात जो आपने कॉमर्स के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, टैरिफ कमीशन के बारे में, नुमाइंदगी के बारे में, समरी के बारे में बात की है, तो मैं समझता हूँ कि वाकई हमें एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक अच्छा वकील मिल गया है आपकी सूरत में।
और बगैर तनहा के मिल गया। बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा, आपकी तवज्जो आपने बस उसमें जिक्र भी किया है। एक तो सोलर पॉलिसी है जी, ये आप स्टडी करें मिस्टर साहब के मिनिस्ट्री, ये इंडस्ट्री बंद हुई है पिछले 1-2 सालों में, रीजन आपने बताएंगे, और तकरीबन 5000 मेगावाट की डिमांड कम हुई है आज की डेट में। ये है वापडा के फिगर से, उसके बावजूद भी आज 5000 मेगावाट की शॉर्टेज है नंबर 1। इसके बावजूद भी कि हम बिलियंस ऑफ रुपए कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे हैं और बिजली की शॉर्टेज है। वो जो IPPs बंद हो के हमसे इंडस्ट्री से हमारी खून ले रहे हैं, तो वो बिजली कहाँ पे है? ये शॉर्टेज किस तरह आ सकती है? कैपेसिटी पेमेंट वर्सेस लोड शेडिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको देखने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि बड़े बिजनेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पर लाहौर चैम्बर को ये इत्मीनान है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाहौर से भी तो तल्लक रहते हैं, वो 8वीं तस्वीरों की लगी हुई है शहबाज साहब की, और लेकिन उनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री का है, बिजनेस कम्युनिटी का है, और उनको मैंने उनके साथ एडवाइजर भी काम किया है। उनकी तैयारी जो है इसके ऊपर अबूर है, आपने खुद देखा होगा मीटिंग में किस तरह वो बात करते हैं, और फिर वो उनकी हर मीटिंग हर प्रोजेक्ट उनका टाइम लाइन के साथ चलता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपने और आपकी टीम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जो काम किया, मैं समझता हूँ, मैं तो नहीं क्रेडिट देता उसको निगरान गवर्नमेंट को, लेकिन स्मगलिंग पे और अफराद ट्रांजिट पे ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारी इंडस्ट्री को बंद करने जा रही है, और जो डॉलर का जो फ्लो था वो भी इरेगुलर था। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ने, और मज़ीद इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आग में जो सारा माल रिशिपमेंट को पाकिस्तान वापस आता है, जो कि सुना था कि शायद पिछले 3 सालों में कोई 26 लाख या 50 लाख सिर्फ खाली AC और फ्रिज है वो अफगानिस्तान गए हैं, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, वो सब यहाँ पे वापस आता है। तो वो लिस्ट बननी बड़ी ज़रूरी है कि वहाँ से ये किस तरह वापस आ सकते हैं। सर आखिर में चूँकि टाइम बड़ा कम है और हमें भी टाइम कम मिला है, ये जो SIFC के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो निजकारी हो रही है सर, निजकारी में जो हमारे SOCs हैं, जो हमारी कंपनीज हैं जो लॉस में जा रही हैं, अब उनमें लोकल इन्वेस्टर को तरजीह देनी चाहिए। वजह इसकी ये है, जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो वन टाइम तो डॉलर यहाँ से लेके आएगा, वो एक इदारा ख़रीद लेगा, लेकिन उसका जो फिर बाद में मार्जिन प्रॉफिट है वो डॉलर में बाहर जाएगा। और आज की डेट में जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया ओवरसीज़ ने FDIs हो चुकी हैं, डॉलर उनके पास नहीं है बाहर भेजने के लिए। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी है चाइना की या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी है तो SIFC, तो वो इंडस्ट्री लगे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। लोकल इंडस्ट्री लगा के फिर डॉलर में प्रॉफिट बाहर जाना, तो भी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो बाकी कुछ आप